नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफ़ी के बारे में। और ये जो ज्योग्राफ़ी होगा ये क्लास 7 का होगा और पूरी तरीक़े से NCERT नोट्स होगा। और सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि इसमें आपके इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम बात करते हैं तो क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफ़ी मैंने कवर कर रखा है। और ये क्लास 7 है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्लास 8 को मेंशन करेंगे। और आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि क्लास 6 टू लेकर के क्लास 12 तक हम मेंशन करेंगे ज्योग्राफ़ी। अभी ज्योग्राफ़ी का सीरीज चल रहा है और जैसे ही ज्योग्राफ़ी ख़त्म होता है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। और इस तरीक़े से पूरा हम हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में पूरी तरीक़े से एक कंबाइंड वीडियो आएगा जो पूरा जो साइंस को लेकर के रहेगा, जिसमें 6 to 8 एक साथ रहेगा, 9th सिंगल रहेगा, फिर 10th आपके पास सिंगल रहेगा अलग अलग, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और पूरी तरीक़े से मैंडेटरी हो जाता है, जिसके वजह से इसमें जो भी बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसमें चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें कि ये कौन से एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी होगा और इसमें क्या क्या मेंशंस किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि सबसे पहले इसमें जो हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का जो चीज़ें हैं, इसमें पूरा का पूरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उस फैक्ट में हम बात करते हैं। और ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब में क्या है कि एक बेसिकली चीज़ें पूछी जाती है। और आपको पता है कि जूनियर क्लास एक बेसिक क्लास होता है और बेसिक क्लास हर चीज़ों में मेंशन किया जाता है, ठीक है। और हम लोग हायर चीज़ को पढ़ते हैं और जो उसका बेसिक होता है, फैक्ट होता है, छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चंस आ जाता है, तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कि हम कैसे उसको बनाएं, क्योंकि पता रहता नहीं है। बहुत ऐसे बच्चों को रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, जिसको परिक्रमा और परिक्रमण कहते हैं, ठीक है, परिभ्रमण कहते हैं, उसको पता नहीं है। दैनिक गति क्या होता है उसको आइडिया नहीं हो पाता है, जो हायर क्लासेस में चले जाते हैं, जो डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिए इसमें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है और हम क्या कंटेंट को ऐड करें और इसमें और मेंशन करें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो इसमें मेंशन है फर्स्ट लेसन, ये हम पूरा इसमें क्लास 7 का ज्योग्राफी मेंशन करेंगे। ये हमारा पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण को हम मेंशन करेंगे। तो चलिए हम ध्यान देते हैं और देखिए इस पर्यावरण में क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण बना कैसे है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि पर्यावरण के घटक, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ें होता है उसमें दो तरीक़े का घटक होता है, एक आपके पास प्राकृतिक होगा और एक आपके पास क्या होगा, मानव निर्मित। एक नेचुरल होता है और एक क्या होता है, आर्टिफिशियल, या उसको आप मैनमेड बोल सकते हैं। इस दोनों को मिलाने से ही पर्यावरण के घटक बनते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है और सजीव मंडल है। ये पूरा का पूरा चीज़ें जो दिया गया है, ठीक है, ये क्लास 6 का आपका बेसिक में दिया गया है। और इन चीज़ों में हम बात करते हैं तो जो भी चीज़ें मेंशन किया, और इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि एक चीज़ और है आपके पास, क्या है कि मानव निर्मित। आपको इसमें बताते चले कि आप हमें बता सकते हैं कि कभी हम लोग जल को नहीं बनाए हैं, हवा को नहीं बनाए हैं, ज़मीन को नहीं बनाए हैं, तो क्या पूरे हम जीव जंतु को बनाए हुए हैं? नहीं, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक है। हमने जो चीज़ें बनाई है, जैसे कि घर हम लोग बनाए, पार्क हम लोग बनाए, पुल वगैरह, ये जितने भी चीज़ें हम मानव निर्मित है। और फिर यहाँ पर हम एक बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को घटक को मिला करके ही एक मानव है। और मानव है तो देख लीजिए, मानव में क्या है कि एक व्यक्ति होता है, फिर परिवार है, समुदाय है, फिर धर्म बनेगा, फिर उसके बाद में शैक्षणिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक स्थिति, मतलब एक बहुत बड़ा कंट्री बन जाता है, स्टेट बन जाता है। तो ये सभी चीज़ों को मेंशन किया है और इस तरीक़े से हमारा पर्यावरण है। इसमें थोड़ा सा चीज़ें और हम बातें करना चाहेंगे कि एक आपके पास जैविक होगा और एक अजैविक होगा, जिसको हम लोग एक बायोटिक बोलते हैं, और एक क्या हो जाता है, ए बायोटिक। एक बायोटिक होगा और एक क्या होगा, ए बायोटिक होगा। तो दोनों को मेंशन करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें आपके पास जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है, आपके पास जीवीय और क्या है, अजीवीय। तो जीवीय मतलब जो सजीव हैं और अजीवीय का मतलब जो क्या है, निर्जीव है। अब देखिए सजीव में दिया गया है कि पादप और जंतु। पादप बोले तो पेड़ पौधा को कहा जाता है, किसको, पेड़ पौधा को। और जंतु का मतलब क्या होता है आपका, पूरे तरीक़े से जीव जंतु की बात करता है, सजीव की बात करता है। देखिए इसमें आगे और क्या मेंशन किया गया है, पर्यावरण को हमने डिफाइन कर रखा है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तु व प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं।
मतलब कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब को मिला करके ही पर्यावरण बनेगा। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, मतलब दोनों मिला करके ही बना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसमें दो चीज़ें हैं, एक प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल है, और क्या है आपके पास मैन मेड। दोनों को मिलाएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, पर्यावरण इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, देखिए इसमें और भी चीज़ें मेंशन किया गया है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं क्या है। पर्यावरण जो शब्द है एक फ्रेंच शब्द से बना है, एनवायरोनेर, ठीक है, जिसका मतलब पड़ोस होता है। देखिए स्थल मंडल के बारे में जो चीज़ें मेंशन की गई है इसको समझिए। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परपटी जिसको चट्टान या खनिज बोलते हैं, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, स्थलाकृति, वन, कृषि, मानव बस्तियाँ, सब के सब स्थल मंडल का पार्ट है। जल मंडल में जो चीज़ें हैं ये सब मेंशन किया गया है, वायुमंडल में है और जैव मंडल में, मतलब कि पादप, पेड़ पौधा और कौन है, जीव जंतु को मेंशन किया जा रहा है। आगे देखिए इसमें पारितंत्र एक बहुत अच्छा है वर्ड, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पारितंत्र देखिए यहाँ जो मेंशन किया गया है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन सभी भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पारितंत्र, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। देखिए आगे यदि हम बात करते हैं तो क्या है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए पारितंत्र के बारे में भी जो चीज़ें मेंशन किया गया है, और एक क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया था, एक बार आप इसको पॉज करके देख लेंगे, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है और इसका सही आंसर क्या है, और सी है, ध्यान दीजिएगा। उसके आगे यदि हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 1 तो फिनिश हो चुका है जिसका नाम क्या था, पर्यावरण। और पर्यावरण में आपको मेंशन चीज़ें हम करना चाहेंगे कि क्या जनरली जो होता है भौतिक और रासायनिक चीज़ ही होता है जो एक दूसरे के साथ परस्पर इंटरचेंजिंग करने के बाद अपना काम करते हैं। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं आपका चैप्टर 2 को लेकर के। और चैप्टर 2 जो है हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे और मेंशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग। तो आखिर पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ होगा, इन चीज़ों को हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि पृथ्वी के 3 लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और कितने, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी, जिसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, सियाल। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जो चीज़ें होता है वो आपके पास, सियाल के बाद यदि हम बात करते हैं तो वो जो चीज़ें होता है जिसको हम लोग सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा। और एक लास्ट में होता है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्रोड। ठीक है, तो ये 3 लेयर होता है। तो फर्स्ट लेयर को भूपर्पटी जिसको हम लोग बोलते हैं सियाल, फिर आपके पास सीमा होता है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और क्रोड होता है, और जो सबसे इनर पार्ट होता है। और इन चीज़ों में हम बात करें तो सबसे बेहतर जो चीज़ें और एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस भूपर्पटी का जो लेंथ है, मोटाई जिसको बोलते हैं, वो 0 से लेकर के 35 किलोमीटर है। उसके बाद मेंटल की यदि हम बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर है जो मिडिल पार्ट है। और क्रोड की बात करते हैं तो 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर, इसका मतलब लगभग 6400 है। कितना है, 6400 है। 6400 कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये रेडियस है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरी तरीक़े से भूपर्पटी का जो चीज़ें हैं उसके बारे में मेंशन किया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि आखिर जो सियाल होता है, सीमा होता है, निफे होता है, आखिर उसमें किसकी अधिकता होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सियाल। क्या है, SIAL, ऐसे लिखिएगा, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं। SI से आपको पता है कि ये सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। और AL से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। मतलब कि सियाल यदि हम बोलते हैं जो भूपर्पटी है, तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन कौन से मेटल होगा, तो इसमें आपके पास क्या होगा, सियाल और एल्युमिनियम होगा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपके पास क्या है, सीमा। तो सीमा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। आपके पास क्या होगा, SIMA। तो SI से सिलिकॉन और A में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिकी मेथड याद रखिएगा, Mg से मैग्नीशियम होता है। बट A में हम लोगों ने देखा कि हम A में लिख रहे हैं तो सीमा हो रहा है, तो SI से सिलिकॉन और Mg से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो जो सीमा होता है उसमें सियाल और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है पूरा का पूरा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नीफे, जिसको क्रोड बोलते हैं। नीफे कैसे होता है, NiFe होता है नीफे। तो Na से निकल हो जाएगा और Fe से क्या हो जाएगा आपके पास, लोहा, जिसको फेरम बोलते हैं, और फेरम का मतलब लोहा होता है।
तो आप याद रखिए भूपर्पटी जिसको आप लोग सियाल बोलते हैं, सीमा और सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसी तरीके से सीमा में सिलिकॉन और सियाल SiAl सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा, और नीफे में निकेल और लोहा हो जाएगा। चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उसके आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें जो चीज़ें दिया गया है। तो ये मेंशन क्या है कि पृथ्वी के आयतन का 1% क्या है, भूपर्पटी है। आगे है 84% मेंटल है, और 15% क्या है आपके पास, क्रूड है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम क्या है, शैल या खनिज। शैल एवं खनिज को देखते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। शैल मतलब पत्थर भी होते हैं जिसको आप बोलते हैं। तो पत्थर क्या इसका परिभाषा है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के लिए कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, शैल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आग्नेय शैल हो गया आपके पास, आग्नेय शैल हो गया, अवसादी शैल हो गया, कैंत्री शैल हो गया। आग्नेय शैल को इग्नस बोला जाता है, सेडिमेंट्री और क्या है, मेटामॉर्फिक। और ये चीज़ें बताया गया कि आग्नेय शैल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर एग्जाम के लिए जो शैल पूछा जाता है, ठीक है, वो सब के सब लगभग 7 क्लास का ही एक बेस है। और 7 क्लास का बेस है मतलब कि आपके पास शैल का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना है, और उसके बाद में इसका नोट्स आप 100% बनाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और जब शैल एक स्पेशल टॉपिक बताएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसमें हम मेंशन कर देंगे। देखिए, अब इसमें जो चीज़ें मेंशन किया गया है डायरेक्टली, जिसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय शैल, वो किस तरीके से है और कैसे कैसे बना है। तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल, मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में ठंडा व ठोस महीन दानों वाली संरचना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय शैल बोलते हैं। और आग्नेय शैल के भी 2 पार्ट है, अंतर्भेदी और क्या है आपके पास, बहिर्भेदी जो बाहर रहेगा, ठीक है। तो बहिर्भेदी सो मैग्मा जो चीज़ें हैं उसे क्या बना है आपका, ताजमहल का जो संगमरमर का बना है, सफ़ेद संगमरमर, वो कौन सा शैल है, आग्नेय शैल की बात उसमें किया गया है। चलिए, आगे शैल चक्र के बारे में मेंशन किया गया है, एक बार पॉज करके आप देखेंगे। निश्चित दशाओं में शैलों का आपस में परिवर्तन शैल चक्र कहलाता है। और देखिए आगे, हमारी बदलती पृथ्वी, अभी चैप्टर 3 है, और इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल। अनेक प्लेटों में विभाजित प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी के अंदर मैग्मा का चक्रीय प्रवाह ही क्या कहलाता है, स्थल मंडल। पृथ्वी का रूप लगातार बदलता रहता है। इसके पीछे अनेक अंतर्जनित व बहिर्जनित बल कार्य करते हैं, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स उसमें काम करते रहता है। अब इसमें देखते हैं कि पृथ्वी की गति है तो अंतर्जनित बल और क्या है, बहिर्जनित बल। और इसको एक बार देख लेंगे किससे क्या हो रहा है पूरा का पूरा। ज्वालामुखी, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, जिसको वोल्केनो बोला जाता है। भूकंप, प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूकंप उद्गम केंद्र, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र मतलब भूकंप का क्रिएशन तो हुआ, उत्पत्ति तो हुआ, लेकिन पहला जो चीज़ें जहाँ पहुँचेगा पृथ्वी पर, जो फर्स्ट उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसका निकटतम स्थान, मतलब कि ज़मीन के अंदर हुआ लेकिन ऊपर पे सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉइंट पर जा रहा है पहली बार, उसको अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता में कमी, क्योंकि जहाँ पे भूकंप का उत्पत्ति हुआ उससे जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, और जो क्षय वगैरह हो रहा है वो कम होते चला जाएगा। आगे है मुख्य स्थलाकृतियाँ के बारे में। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जलप्रपात, विसर्प। एक बार आप इसको पॉज करके देखें। तटबंध, नदी के उत्थित तट जो होता है, मतलब स्टार्टिंग जो तट होता है उसको कहा जाता है। डेल्टा, जहाँ पर समुद्र में मिलती है नदियाँ और वहाँ पर बहुत सारे पार्ट में बढ़ जाती हैं, उसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो यहाँ मेंशन किया गया है। आगे समुद्री तरंग, जिसको स्थलाकृति, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, जो चेंजिंग आने लगता है, स्टैक हो जाता है, ये पूरा का पूरा उसमें मेंशन रहता है। पवन से भी स्थलाकृतियाँ बनता है, जो आपके पूरी तरीके से रेगिस्तान में जो चीज़ें होती है उसको मेंशन किया गया है इसमें। ये पूरा का पूरा रेगिस्तान में होता है। बालू टिब्बा होता है, लोएस होता है, छत्रक शैल होता है, ठीक है। आप कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, क्योंकि जो 7 क्लास में जो मेंशन किए गए चीज़ें हैं मैंने उसी को बेसिकली ही बता रहे हैं, पूरी तरीके से मैं डेप्थ नहीं लेकर के जा रहा हूँ। नेक्स्ट वायु की हम बात करते हैं, और वायु को देख लीजिए। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो घनी चादर है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और इसमें एक
चीज़ें दी गई है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी गैस इतना है। और जो ऑक्सीजन को जो मेंशन किया गया चीज़ें हैं वो 21% है और नाइट्रोजन 78% है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे है, जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन भी हम सांस लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं इसमें मेंशन की गई है। अब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल की जो संरचना है उसको थोड़ा सा समझिए। वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल, फिर आपके पास मध्य मंडल, फिर उसके बाद में वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दिया गया जो चीज़ें हैं उसको देखिए। आपके पास क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और क्या है, बहिर्मंडल। और इसी को हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं। जो बाह्य मंडल लिखा गया ये आयन मंडल का भी एक पार्ट है। तो देखिए, क्षोभ मंडल में हर प्रकार की मौसमी घटनाएं होता है। समताप मंडल में क्या होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ें होता है, हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन का जितने भी चलना वगैरह होता है वो समताप मंडल में होता है। उल्का पिंड जो होता है मध्य मंडल में गिरता है और ख़त्म हो जाता है। रेडियो से तरंग वगैरह जो होता है वो सब बहिर्मंडल में होता है। एक वायुमंडल होता है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होता है और वहाँ पर क्या होता है कि पूरी तरीके से टीवी का जो उपग्रह वगैरह होता है सब उसी में होता है चीज़ें, सेटेलाइट जिसको आप बोल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि पूरा का पूरा और किसकी लेंथ कितना है, ये सब इसमें मेंशन है। एक बार देख सकते हैं सब चीज़ों का। आगे है जलवायु। दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम को जलवायु कहा जाता है। सूर्यताप आइसोलेशन भी दिया गया है इसमें। वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायुदाब कहा जाता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। पवन दिया गया है कि स्थानीय पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की क्षैतिज गति को हम लोग पवन कहते हैं। पवन 3 प्रकार का होता है, स्थलीय पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। इस तीनों पवन को आप याद रखेंगे। स्थलीय पवन वर्ष भर अस्थायी व निश्चित दिशा में बहती है। मौसमी मतलब मौसम के अकॉर्डिंग टू होगा। और स्थानीय पवन जो दिया गया क्षेत्र विशेष पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। एक बार आप इसको देख लेंगे पॉज करके, क्या है इसमें मेंशन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये चीज़ें हैं। इसमें जो चीज़ें दिया गया है आपको मेंशन कर दें और ध्यान दीजिएगा। जो जिधर से चलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्रुवीय और पूर्वी पवन दिया गया है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला। ध्रुव से चल रहा है ध्रुवीय पवन, ध्रुव से चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ध्रुवीय पवन बोलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिधर से जो चलेगा उसी का नाम वो दिया जाता है। जैसे कि ध्रुव से चल रहा है तो ध्रुवीय पवन कैसे बोलता है कि पूर्वीय चल रहा है या पश्चिम चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूर्व डायरेक्शन से चल रहा है। पश्चिम दिशा से चल रहा है तो उसको हम लोग पछुआ बोलते हैं। पूर्व दिशा से चलता है तो उसको पूर्वैया बोलते हैं। उसी तरीक़ा से चीज़ें होती है कि जिस दिशा से चल रहा है उसका नाम वही होता है, कोई चेंज हम लोग नहीं करते हैं। देखिए आगे क्या है। आर्द्रता, कभी कभी ऐसा भी चीज़ें होता है कि वायुमंडल में कुछ ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं जिसमें नमी वगैरह होता है, जिसको हम लोग आर्द्रता के नाम से जानते हैं। आगे इसमें मेंशन किया गया वर्षण। वर्षण क्या होता है, तो आपको पता है सर कि जो वर्षण चीज़ें होता है पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाती है। वर्षा 3 प्रकार का, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और क्या है, चक्रवातीय वर्षा होता है।